नमस्कार, आप सभी का साई कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग ओनामा के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 3 के अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे यूनिट 2 से। यूनिट 2 में हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की संरचना, एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने 2 वीडियो पहले से बना रखा है और ये तीसरा वीडियो है, यानी कि उसका ये पार्ट 3 है। आईसीटी से संबंधित ये पार्ट 3 वीडियो है, तीसरा पार्ट है, जिसमें हम जानेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की स्मृति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आईसीटी के अंतर्गत आज हम जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। आज हमारा टॉपिक है मेमोरी, यानी कि हिंदी में इसे कह सकते हैं स्मृति। मेमोरी सबके पास होता है, सबके पास दिमाग होता है, तो कंप्यूटर के पास भी अपना एक मेमोरी होता है। तो आज हमारा टॉपिक वही है मेमोरी। स्मृति होता क्या है? स्मृति या मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें सभी डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। जो भी आपके डेटा या जो भी आपके प्रोग्राम होते हैं वो सभी मेमोरी में स्टोर करके रखे जाते हैं। जो भी आप डेटा या जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर में इनपुट के थ्रू इन करते हैं वो सभी डेटा या प्रोग्राम कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, कंप्यूटर के मेमोरी में सेव हो जाते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी को जो हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। यदि कंप्यूटर के मेमोरी की बात की जाए तो 2 तरह के मेमोरी होते हैं। एक का नाम होता है मेन मेमोरी, यानी कि मुख्य मेमोरी, और दूसरा होता है ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कि सहायक मेमोरी, सहायक स्मृति। मेन मेमोरी जो होता है कंप्यूटर के अंदर रहता है, उसका एक भाग होता है वो, और ऑक्सिलरी मेमोरी जो है वो कंप्यूटर से बाहर रहता है, यानी कि बाह्य मेमोरी है। इसको हम लोग बाह्य मेमोरी भी बोल सकते हैं और इसको हम सभी आंतरिक मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मेन मेमोरी क्या होता है, मुख्य मेमोरी क्या होता है। मुख्य मेमोरी को हम आंतरिक या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। मुख्य जो हमारा मेमोरी होता है मेन मेमोरी, इसका एक और नाम है, इसको आप आंतरिक मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह कंप्यूटर के सीपीयू का ही एक भाग होता है। जो आपका मेन मेमोरी होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर के सीपीयू का ही, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही एक भाग होता है। कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी का आकार, यदि इसका हम साइज की बात करें तो इसका आकार जो है केबी, एमबी, जीबी इत्यादि में मापा जाता है। इसका साइज हम जो है केबी, एमबी या फिर जीबी में नाप सकते हैं। इसके मेमोरी को, साइज को नापने का आधार क्या होता है, केबी होता है यानी कि किलोबाइट, एमबी होता है यानी कि मेगाबाइट, और जीबी होता है कि गीगाबाइट। इसमें जो है हम मेमोरी को माप सकते हैं। जो आपका ये मेन मेमोरी होता है, इस मेमोरी के भी 2 भाग होते हैं। जब हम मेन मेमोरी को बांटते हैं तो इस मेमोरी के भी 2 भाग हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें से एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। इस मेमोरी के भी 2 भाग होते हैं। एक को हम लोग कह सकते हैं रैम और दूसरे को कहा जाता है रोम। एक मेमोरी को हम कहते हैं रैम और दूसरे मेमोरी को कहा जाता है रोम। रैम आपका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा होता है रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को ही शॉर्ट में हम लोग रैम कहते हैं। रैम में होता क्या है, रैम में जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन हम
कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं, वह क्या होती है, अस्थायी होती है, यानी कि फिक्स नहीं होती है। रैम में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारियाँ आप कंप्यूटर में पुट करते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं, वो अस्थायी होता है। और जैसे ही कंप्यूटर की बिजली चली जाती है या कंप्यूटर से पावर सप्लाई बंद कर दिया जाता है, वैसे ही समय सूचनाएं जो है नष्ट हो जाती है। रैम मेन मेमोरी का जो है दो भाग आपका हो गया, रैम एंड रोम। तो रैम को क्या कहते हैं, रैम में जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो होता है अस्थायी, यानी कि स्थायी नहीं होता है। कंप्यूटर को जैसे हम बिजली काटेंगे या उसका पावर सप्लाई बंद कर देंगे तो सारी सूचनाएं क्या होती है, नष्ट हो जाती है। और दूसरा आपका होता है रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी को हम लोग शॉर्ट में रोम बोलते हैं, इसको हिंदी में आप रोम बोल सकते हैं, ROM रोम। इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम में स्टोर की जाने वाली सूचनाएं स्थायी होती है, यानी कि फिक्स होती है, और कंप्यूटर को बंद करने के पश्चात भी सभी सूचनाएं मौजूद रहती है। इसकी भी जो सूचना है, यदि हम कंप्यूटर को बंद कर देंगे फिर भी रोम की जो है सारी सूचनाएं हमारे कंप्यूटर में स्टोर रहती है, यानी कि ख़त्म नहीं होती है। इससे आप ये समझ सकते हैं रैम जो है, जो भी इंफॉर्मेशन हम पुट करते हैं पहले वो रैम में आता है, और रैम में अस्थायी रूप से सेव हो जाता है। वो तब तक सेव रहता है जब तक आपका कंप्यूटर चालू है। जैसे हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं वो सारी सूचनाएं जो है अपने आप नष्ट हो जाती है। लेकिन हम उसी डेटा को यदि रोम में ट्रांसफ़र कर दें, रीड वाली मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दें, तो सारी सूचनाएं जो है क्या होती है, हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाती है, यानी कि फिक्स हो जाती है। आपके कंप्यूटर में दूसरा मेमोरी होता है ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं सहायक मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी जो है CPU से बाहर होती है, इसीलिए इसे हम बाह्य या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। मेन मेमोरी क्या होता है, CPU के अंदर आता है, यानी कि ये कंप्यूटर के अंदर आता है। लेकिन ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि सहायक मेमोरी या बाह्य या एक्सटर्नल मेमोरी जो है CPU से बाहर आती है, ये कंप्यूटर के अंदर नहीं रहता है। इसको ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, सहायक मेमोरी। इस मेमोरी की कीमत यानी कि इस मेमोरी की प्राइस जो है तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम और डेटा स्टोर करने की क्षमता यानी कि कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। इस मेमोरी की खासियत क्या होती है, फ़ायदा क्या होता है कि वो मेन मेमोरी से कम कीमत पर हमें प्राप्त हो जाता है, और इस मेमोरी में डेटा स्टोर करने की, डेटा को सेव करने की कैपेसिटी जो है मेन मेमोरी से ज़्यादा होती है, क्योंकि इस मेमोरी को हम कम कीमत पे खरीद सकते हैं और इसमें ज़्यादा डेटा या ज़्यादा सूचनाएं हम एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की मेमोरी में बस एक ही कमी होती है, वो कमी ये है कि इन माध्यमों में डेटा को स्टोर तथा प्राप्त करने में समय अधिक लगता है। इस मेमोरी में बस कमी यही है क्योंकि इसमें डेटा को पुट करने में या डेटा को बाहर लाने में समय अधिक लगता है, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, मेन CPU से बाहर होती है। इसीलिए इस तरह के मेमोरी को यदि हम डेटा निकालना चाहें या डेटा को डिस्प्ले करना चाहें, डेटा को आउटपुट में भेजना चाहें, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। इसी वजह से हम जो है ऑक्सिलरी मेमोरी में ऐसी सूचनाएं स्टोर करते हैं जिन्हें अधिक समय तक हमें सुरक्षित रखना होता है या जिनकी लगातार हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑक्सिलरी मेमोरी में हम उसी तरह के डेटा को या उसी तरह के इंफॉर्मेशन को रखते हैं जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, या वैसी जानकारियाँ जिसे हम स्टोर करके रखना चाहें, तब हम ऑक्सिलरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं। और मेन मेमोरी में हम वैसी सूचनाएं या वैसे प्रोग्राम रखते हैं जिसका हमें प्रत्येक दिन यूज करना होता है या हमेशा प्रयोग करना होता है। इसीलिए जो है ऑक्सिलरी मेमोरी को हम लोग सहायक मेमोरी
के रूप में जानते हैं एवं इसका प्रयोग बैकअप के लिए भी किया जाता है। सहायक मेमोरी जो है ऑक्सिलरी मेमोरी, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बैकअप रखने के लिए करते हैं। कोई भी चीज़ों का बैकअप रखना हो या चीज़ों को संभाल कर रखना हो, बैकअप के लिए हम ऑक्सिलरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं। तो ये तो दो मेमोरी थे, मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। मेन मेमोरी आपका हो गया इंटरनल मेमोरी और सेकेंड है ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि सहायक मेमोरी, जिसका प्रयोग अधिकतर जो है हम बैकअप रखने के लिए या वैसी सूचनाएं रखने के लिए करते हैं जिसका हमें बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना होता है। यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि हम मेमोरी को आखिर मापते कैसे हैं? जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, कुछ मेमोरी जो है MB होता है, GB होता है, TB होता है। इस चीज़ को हम नापते कैसे हैं? नापने का सारांश कैसा है? ये सारांश हमें जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसके गणित को नहीं समझेंगे हम समझ नहीं सकते हैं कि आखिर कंप्यूटर का मेमोरी जो है किस तरह से कार्य करता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कंप्यूटर जो है बस आपको 0 और 1 फॉर्मेट को समझता है, यानी कि ये बाइनरी डिजिट को समझता है। बाइनरी डिजिट जो होता है, बाइनरी डिजिट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बिट, BIT बिट। यदि कहीं बिट आपको लिखा हो तो आप समझ सकते हैं कि वो बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है। आपका बाइनरी डिजिट क्या होता है? 0 और 1 के फॉर्मेट में रहता है और आपका कंप्यूटर केवल 0 और 1 को ही समझता है, यानी कि बाइनरी डिजिट को ही समझता है। और बाइनरी डिजिट को हम लोग शॉर्ट में बिट लिखते हैं। यहाँ पर एक बिट का मतलब होता है एक बाइनरी डिजिट, यानी कि 4 1 कैरेक्टर 0 और 1। कहीं पर आपको ये लिखा मिल जाए एक बिट, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ पर एक बाइनरी डिजिट की बात की जा रही है। एक बिट इसका तो होता है स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट फॉर 1 कैरेक्टर 0 या 1। यदि 1 बिट कहीं लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पर एक बाइनरी डिजिट की बात हो रही है। 1 बिट इक्वल टू 1 बाइनरी डिजिट, क्योंकि बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म इसको बिट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे मेमोरी साइज के बारे में। जैसे कि हम बात कर रहे थे 1 बिट इक्वल टू होता है 1 बाइनरी डिजिट, यानी कि 0 और 1। यदि हम 1 बिट की बात करते हैं तो 1 बिट में हमारा हो जाता है 1 बाइनरी डिजिट। 1 बाइनरी डिजिट यानी कि 0 या फिर 1। उसी तरह यदि एक बिट्स मिलते हैं, यानी कि एक बाइनरी डिजिट जब मिलते हैं तो एक बिट इक्वल टू होता है 1 बाइट। जब 8 बाइनरी डिजिट मिल जाते हैं एक साथ, यानी कि एक बिट जब होते हैं तो निर्माण होता है एक बाइट्स का। उसी तरह 1024 जब बाइट्स मिलते हैं तो 1024 बाइट इक्वल टू होता है 1 किलो बाइट, यानी कि 1 KB। उसी तरह आगे हम बढ़ते हैं तो 1024 KB इक्वल टू हमारा हो जाता है 1 MB, यानी कि 1 मेगाबाइट। 1024 KB इक्वल टू 1 मेगाबाइट। उसी तरह आगे 1024 MB, यानी कि 1024 मेगाबाइट इक्वल टू होता है 1 गीगाबाइट, यानी कि 1 GB। उसी तरह 1024 GB, यानी कि 1024 गीगाबाइट इक्वल टू होता है 1 टेराबाइट, यानी कि 1 TB। 1024 TB, 1024 टेराबाइट इक्वल टू आपका होता है 1 पेटाबाइट, यानी कि 1 TB। जब उसी तरह 1024 TB, यानी कि 1024 पेटाबाइट इक्वल टू आपका होता है 1 हेक्साबाइट, यानी कि 1 EB। हम आगे चलते हैं 1024 EB, यानी कि 1024 हेक्साबाइट इक्वल टू आपका होता है 1 जेटाबाइट, यानी कि 1 ZB।
1024 ZB यानी कि 1024 जेटाबाइट इसका जो होता है 1 योटाबाइट यानी कि 1 YB। 1024 YB इसका जो होता है 1 ब्रोंटोबाइट यानी कि 1 BB। और 1024 BB यानी कि 1024 ब्रोंटोबाइट इसका जो होता है 1 जियोबाइट। तो ये तो था आपका मेमोरी का साइज। आप कैसे देख सकते हैं कि 1 बिट से स्टार्ट होकर के हमारा मेमोरी साइज कैसे धीरे इंक्रीज कर रहा है, लाइक हमारा जीबी तक होता है यानी कि 1024 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1 जियोबाइट। ये आपका मेमोरी का साइज है जो कि आप सभी को याद रखना है। कई बार परीक्षा में ऐसे भी सामान्य परीक्षा में भी पूछ दिया जाता है कि 1024 इक्वल टू आपका कितना होता है, या फिर इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है कि पीवी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो पीवी का बता सकते हैं पेटाबाइट होता है, या फिर 1 पेटाबाइट इसका तो कितना होता है, तो 1 पेटाबाइट इसका तो होता है 1024 टेराबाइट। तो ये फार्मूला जो है आप इसको नोट आउट कर लीजिएगा, जो कि हमेशा आपको विभिन्न परीक्षाओं में इसकी जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, आपको करना ये है 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB में कितने बिट्स होते हैं, हमको ये निकालना है 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB में 1024 बाइट्स में बिट्स की संख्या कितनी होती है। बिट्स की संख्या जो है आपको निकाल करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि 1 किलोबाइट में बिट्स की संख्या कितनी होगी। यदि आपका मैथ बहुत अच्छा है या और भी आप प्रयास करना चाहते हैं तो बाकी का भी आप निकाल सकते हैं। 1 मेगाबाइट में बिट्स की संख्या कितनी होगी, 1 गीगाबाइट में हमारे बिट्स की संख्या कितनी हो सकती है। जहाँ तक आपको आता है इसका उत्तर निकाल कर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि 1 किलोबाइट या 1 मेगाबाइट में बिट्स की संख्या कितनी होती है, और इस पर चर्चा करेंगे हम बाइनरी डिजिट को कैसे निकाल सकते हैं। यदि मेरे पास कोई संख्या है तो उस संख्या को हम बाइनरी डिजिट में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे परिवर्तन करें, ये सब चर्चा करेंगे हम ICT के अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।